था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा बीसी में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ऐसा बालक जो कि सामान्य था। चाणक्य ने उसको सम्राट बनाने में मदद किया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अशोक सम्राट। ठीक, अशोक सम्राट के विषय में कल मैंने आपको बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का हुआ अशोक, अशोक और सुशील। कहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि इसने 99 भाइयों की हत्या करके सम्राट बना था। क्योंकि देखो, जब विद्रोह होता था सुसीम और अशोक दोनों को भेजा गया, परंतु सुसीम विद्रोह को पराजित नहीं कर, विद्रोह को दबा नहीं पाया। अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। ऐसा माना जाता है कि अशोक अपने पिता के विरुद्ध सत्ता अपने हाथ में लिया, अपने भाइयों की हत्या करके। ऐसा कहीं कहीं मिलता है, ठीक है, उल्लेख है। उन्हीं अशोक के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। सम्राट अशोक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे कलिंग का युद्ध, क्योंकि कलिंग उड़ीसा का एक क्षेत्र है। कलिंग एक ऐसा क्षेत्र था जिसको मौर्य साम्राज्य के लिए जीतना महत्वपूर्ण हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में, आइए आराम से जाओ, बैठो, धीरे से जाओ, बात मत करो, आराम से। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जिस दुनिया को जीता था, मतलब भारतीय क्षेत्र में से, उसमें से कलिंग क्षेत्र अलग हो गया था। उसी कलिंग को जीतना अशोक के लिए चुनौती हो गई। अशोक कुछ भी करके कलिंग को जीतना चाहते थे। वो कलिंग को जीतने के लिए इतना भयंकर युद्ध लड़े जिसमें 1 लाख लोग लगभग मारे गए, 1.5 लाख लोग लगभग घायल हुए। वहां से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। और इतना हृदय परिवर्तन हुआ कि अशोक वहीं से युद्ध लड़ना छोड़ दिया और सामाजिक कार्य करना शुरू कर दिया। सामाजिक कार्य में क्या था? जैसे महिलाओं के लिए व्यवस्था करना, वृद्धों के लिए व्यवस्था करना और पशु पक्षियों के लिए व्यवस्था करना, पानी पीने के लिए कुआं खुदवाना, ये सब सारा कार्य करना शुरू कर दिया। मतलब धर्म का कार्य करना शुरू कर दिया। अशोक घूम घूम करके दीक्षा देना, दीक्षा मतलब ये लोगों के बीच में जाकर के ऐसा समाचार फैलाया कि युद्ध नहीं बल्कि शांति से जीतना चाहिए। बात समझे नहीं? अशोक की इन सारी बातों को एक शिलालेख पर लिखा गया, जिसको हम शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख 3 भागों में बांटे थे। कल मैंने आपको बताया था। जो शिलालेख है, शिलालेखों की संख्या महत्वपूर्ण 13 है, परंतु यहाँ पर हम 14 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 14 शिलालेख है। 14 शिलालेखों में से पहला शिलालेख जो है, पहले शिलालेख में जो बात की गई है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक का हृदय इतना द्रवित हुआ कलिंग के युद्ध से कि उसने मनुष्य की वध छोड़ो, मनुष्य की हत्या करने की बात छोड़ो, पशुओं की भी बलि पर रोक लगा दिया। पशु बलि की निंदा की, मतलब पशुओं को काटा नहीं जाएगा, क्योंकि पशु काटे जाएंगे तो कृषि कैसे होगा? कृषि नहीं होगा तो अनाज कैसे पैदा होगा? अनाज नहीं पैदा होगा तो कर कहां से मिलेगा? और कर नहीं मिलेगा तो देश का विकास कैसे होगा? बात समझ नहीं? अब देखो, दूसरा शिलालेख, मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था किया गया है। देखो, मनुष्य और पशु जब स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा? स्वस्थ रहने से लोग ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करने से क्या होगा? प्रोडक्शन ज्यादा होगा। मनुष्य और पशु दोनों को स्वस्थ रहना जरूरी है। ठीक है? ए लड़की, क्या है जी? तीसरी शिलालेख की बात हम कर रहे हैं, जिसमें देखो, राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष जाएंगे, अपने क्षेत्र में निरीक्षण करेंगे और वहां पर प्रजा की भलाई के लिए कार्य करेंगे। तीसरे शिलालेख में ये बात कही गई है। अरे पत्थर बनाया जाता था जी, उसी पर लिखा जाता था। ठीक है, वो उसी पर लिखा गया है। देखो यहाँ पर है, हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएंगे और कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख उसमें किया गया है, तीसरे शिलालेख में। चौथे शिलालेख की बात करें,
इसमें जो भेरी घोष है, भेरी घोष की तरह धम्म घोष की बात की गई है। धम्म घोष का मतलब क्या होता है? धम्म घोष का मतलब होता है धर्म का। अशोक धर्म को धम्म कहे हैं। पाली भाषा में धम्म का अर्थ होता है धर्म। पाली भाषा एक साधारण भाषा है जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से बात को समझ सकता है। जैसे मैं आपको अभी सिंपल भाषा में समझाऊं तो आसानी समझ आ जाता है, वही हार्ड भाषा मतलब कठिन भाषा समझ नहीं आती है। अगर हम पांचवें शिलालेख की बात करें, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी है। जो धर्म महामात्र होते थे मतलब धर्म का कार्य जो करते थे उनकी बात की गई है। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका मन कर रहा है कि मैं जाऊं खूब घूमूं टहलूं ये सब काम करूं, इसमें नियंत्रण होना जरूरी है। अपने आप को नियंत्रित करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है, आपको पढ़ना जरूरी है। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल की बात। जैसे उसमें क्या होता था उस समय अशोक सम्राट के समय में लोगों का जैसे ज्यादा कर हो गया तो उसको लूटने घसोटने की बात मन में आती थी, तो इसलिए सेल्फ कंट्रोल की बात की गई है। बात समझे नहीं? सातवें की बात अगर हम करें, सातवें आठवें शिलालेख की बात अगर हम करें तो अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। अशोक उस समय अलग अलग जगहों पर घूम घूम करके धर्म की शिक्षा दे रहे थे, मतलब धर्म की शिक्षा दे रहे थे। युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। ठीक है, बात समझ आई तुमको? सातवें आठवें शिलालेख में क्या कहा गया है बताओ? सातवें आठवें शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं की बात की गई है। ठीक। नौवें शिलालेख में क्या है? सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार की बात की गई। शिष्टाचार का मतलब ये नहीं है किसी से गाली गलौज ये सब करते रहो, मतलब शिष्टाचार से रहो। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के लिए कार्य करेंगे, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो प्रजा के अहित में हो। मतलब टैक्स उतना ही लगाएंगे जितने से किसी को नुकसान न हो। बात समझे कि नहीं? किसी को फालतू को मारेंगे पीटेंगे नहीं, किसी को सताएंगे नहीं। ये सब बात 10वें शिलालेख में की गई है। 11वें शिलालेख में क्या है? किसको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? 11वें शिलालेख में धम्म की बात की गई है। देखो धम्म की व्याख्या किया गया है। धम्म की व्याख्या का मतलब धर्म की व्याख्या। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? आजकल धर्म की बात बहुत ज्यादा हो रही है। धर्म का मतलब ये है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब से छुटकारा पाना, इसको धर्म कहा जाता है। धर्म की बात की जाए। धर्म ये नहीं है कि भोले बाबा की जय, श्री रामचंद्र की जय, अल्लाह ईश्वर, ये सब धर्म नहीं है। ये सब अफीम है। जिसको चस्का लग गया अफीम का छूटता नहीं है। धर्म का मतलब ये है मनुष्य को मनुष्य समझना। बात समझ नहीं? समस्त मनुष्य एक समान है। किसी से ईर्ष्या न करना, किसी से द्वेष, पाप, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब से दूर होना। बात समझे कि नहीं? आप लोग सुबह क्या कहते हैं? छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय कहते हो नहीं? निस दिन दूर रहे। यही क्या है? धर्म है। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, कितनी बात की गई उसमें? तुम लोग जो सुबह सुबह कहते हो। एक लाइन है ना? देखो छल है, यहां देखो छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय। अन्याय से निस्दिन दूर रहे, यही धर्म है। किसी के साथ छल नहीं करेंगे, दंभ नहीं होना चाहिए मतलब घमंड नहीं होना चाहिए, द्वेष किसी को देख के जलना नहीं चाहिए, पाखंड, पाखंड मतलब ऐसा मतलब किसी को देख करके कट्टर नहीं होना चाहिए, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, ये दुनिया भर फालतू चीजें। जैसे इनका जैसे आता है व्हाट्सएप पर कभी कभी ने, इसको 5 जगह भेजिए आपको शुभ समाचार मिलेगा। ठीक, ये सब फालतू, ये पाखंड है। झूठ, झूठ सबसे बड़ा पाप है। अन्याय, अन्याय का मतलब, अन्याय तो सब समझते होंगे। अन्याय का मतलब जहां न्याय नहीं होता हो, दूसरे का हिस्सा खा जाना, ये कहां का न्याय है? ठीक है, ये सब क्या है?
यही यही धर्म है, यही अशोक यही कहते हैं यहाँ पर 11वें शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। ये बात समझ में आया? अब देखो 12वां शिलालेख क्या है। 12वें शिलालेख में एक्चुअली मौर्योत्तर का ये वैदिक उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत पीछे कर दिया गया था, उनको शिक्षा दीक्षा से दूर कर दिया गया था। इसलिए 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों की समान बात की गई है, मतलब लड़की लड़के एक समान, ठीक, स्त्री पुरुष एक समान। यही बात संविधान में भी किया गया है। संविधान में क्या है? अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वलिटी है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है पुरुष और स्त्री के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता का अधिकार है। चाहे वह पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे दिव्यांग हो, दिव्यांग मतलब अपंग, जो लूज लगा, चाहे वो कुछ भी हो, किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। वो क्या, वो अनुच्छेद 14 वाला जो है इसमें है 12वें शिलालेख में ये बात कही गई, ठीक है। स्त्री महामात्र नियुक्ति की बात की गई। 13वां शिलालेख, 13वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की बात की गई है। यहीं से अशोक का हृदय द्रवित होता है और उनके अंदर से क्रूरता हट जाता है और वह युद्ध त्याग करके धर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं। बात समझ नहीं? जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई लड़का बहुत दुष्ट होता है, बहुत दुष्ट होता है, मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा, लेकिन ऐसा सुधर जाता है कि यकीन नहीं होता आदमी को। वैसे ही अशोक जितने युद्ध लड़े उसमें सबसे भयंकर युद्ध था कलिंग का युद्ध। उस युद्ध के बाद उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा। वही से उन्होंने कहा कि अब युद्ध नहीं होगा। ये 13वां शिलालेख है। देखो कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। यहाँ पर जो उनके समय जो 5 यवन राजाओं थे उनका भी उल्लेख इसी किया गया है, ठीक। अब देखो वहां पर अशोक ने जैसे श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था धर्म के प्रचार के लिए, ऐसे ऐसे 5 जगह और भेजे थे। बात समझे कि नहीं? वो उसका वर्णन 13वें शिलालेख, अशोक खुद जाकर के धर्म की प्रचार किए। 14वें शिलालेख में क्या है? अशोक ने जनता के धार्मिक जीवन बिताने को प्रेरित किया है। मतलब ऐसा जीवन जियो, मतलब खुद जियो और जीने दो। धार्मिक जीवन जीने की बात कहा है, ठीक। धार्मिक जीवन का मतलब यही छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुच प्रेम सुधार वर्षा। इस बहुत बड़ी बात है। बात समझे कि नहीं? शुद्ध हो मतलब ऐसा भोजन किसी की हत्या नहीं किया गया, सरल हो, कोई हमारे अंदर अहंकार ना हो। बात समझे? अब देखो ये हो गया 13 का शिलालेख हो गया। अब देखो अशोक के समय जो प्रांत थे, प्रांत की बात अगर हम करें उसमें उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ठीक, ये है अवंती राष्ट्र, कलिंग और प्राची, तुम्हारे एमपी में है, ठीक है। प्राची ये मुख्यतः 5 राज्यों की बात की गई, 5 प्रांत की बात की गई है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। कलिंग पर जब आक्रमण किए थे, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। तोसली पर विजय प्राप्त कर लिए थे। अभी तुमको दिखाएंगे मोबाइल में एक पिक्चर है अशोका, उस पिक्चर का नाम ही है अशोका, शाहरुख खान है उसमें, उसको दिखाते हैं। तुम लोग साथ दिखाए भी होंगे कभी, पिछली साल दिखाए होंगे, ठीक है। देखो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला इस समय पाकिस्तान में है ऊपर, ठीक है। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, यही एमपी में है, उसको आज उज्जैन के नाम जाना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद कलिंग उड़ीसा में है, जिसकी राजधानी तोसली थी। फिर इसके बाद दक्षिणापथ है, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, ठीक है, इधर ही है दक्षिण में ही। फिर इसके बाद प्राची है, ये पाटलिपुत्र, ठीक। बात समझ नहीं? पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना, पाटलिपुत्र पटना, एमपी, ये इसकी राजधानी थी पटना। बात जैसे इस समय उत्तर प्रदेश राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ। पटना खुद राजधानी है बिहार की, ठीक है। उस समय इसकी राजधानी थी। ये अशोक के 5 स्टेट्स थे। देखो उत्तरापथ है, दक्षिणापथ है, कलिंग है, अवंती है और एक और है प्राची, ठीक।
उत्तरापद उत्तर में है तो तक्षशिला ले लीजिए, जिसकी राजधानी तक्षशिला होगी। दक्षिणापद दक्षिण में है, इसकी राजधानी कहाँ होगी? इसकी राजधानी स्वर्णगिरी हो जाएगी, स्वर्णगिरी। कलिंग की तोसली, तोसली जगह है वहां पर। अवंती का, अवंती कहाँ है? उज्जैन। प्राची का कहाँ है? पटना, मतलब पाटलिपुत्र। ठीक है, ये अशोक के 5 राज्य थे जहां पर अशोक सम्राट जो है। अशोक का शिलालेख वहां से मिलता है, अफगानिस्तान से मिलता है। इसका मतलब ये इनका शासन प्रथा इतना दूर तक फैला हुआ है। ठीक, देखो इनके जो 5 स्टेट्स थे, 5 स्टेट की बात मैंने किया। अब देखिए कुछ ऐसे अर्थशास्त्र तीर्थ है। अर्थशास्त्र क्या है? देखो चाणक्य के जो बुक है उसका नाम अर्थशास्त्र है। ठीक, अर्थशास्त्र में राजनीति की बात की गई है। राजनीति में राजनीतिक पद होते हैं, उस पद में सबसे ऊंचा कौन होता है? वो राजा होता है। राजा को सिर माना जाता है। 7 भागों में बांटेंगे अभी, ठीक है? सिर है, बाजू है, जंघा है, पैर है, ठीक है, कान है, आंख है। कैसे उसको भी बताता हूं। देखिए तीर्थ है और उससे संबंधित विभाग है। तीर्थ में सबसे पहला क्या है? मंत्री। मंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री, पीएम लिखा है ना, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, फिर इसके बाद पुरोहित। पुरोहित का मतलब पंडित जी। पंडित जो काम करते हैं गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्तजो फलचार वक्षण। स्वाहा। ये सब जो कार्य, ये पुरोहित है, मतलब धर्म का कार्य जो है, धर्म और दान विभाग का कार्य देखता है वो पुरोहित देखता है। ठीक है, पुरोहित की नियुक्ति की जाती थी अशोक के समय में। बात समझे नहीं? अरे शादी क्यों नहीं करवाएगा? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि पुरुधनम निर्मल देव स्वाहा। ये सब जो बातें की गई है ये है पुरोहित का कार्य। अगला है सेनापति। सेनापति क्या कहता है? सेनापति पूरा सेनाओं का अध्यक्ष होता है। ठीक, और युवराज जो होता है, राजा के बेटा को युवराज कहा जाता है, उसमें युवराज कहा जाता था। दवारी क्या होता है? जो द्वार, मतलब जहां राजा रहते थे द्वारी पे खड़ा रहता था भाला लेकर के, उसको दवारी करते थे। या है राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वैदिक कौन है? अंतर्वैदिक अंतःपुर का अध्यक्ष। फिर है समाहर्ता। समाहर्ता कौन है? आय का संग्रह करता, जिसको समाहर्ता कहा। ये आता कैसा पूछता, समाहर्ता किसे कहते हैं? जितना इनकम होता था उसका देखभाल करने वाला कौन होता था, उसको हम समाहर्ता कहते थे। सन्निधाता। सन्निधाता कौन होता था? राजकीय कोषाध्यक्ष। पैसा कहाँ रखा जाएगा, कितना रखा जाएगा, ये सब सारा सन्निधाता कहलाता है। उस पद का नाम था सन्निधाता। फिर इसके बाद प्रशासता है। प्रशासता में क्या था? कारागार, जो जेल था, जेल विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको हम प्रशासता कहते थे। फिर इसके बाद प्रदेष्ट्री, कमिश्नर होता था। जैसे आज पुलिस कमिश्नर होते हैं ना, पहले उसको प्रदेष्टा कहा जाता था। कहीं कहीं प्रदेष्टा लिखा गया है, कहीं कहीं प्रदेष्ट्री लिखी गई है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, उसको प्रदेष्टा ही आप जानिए। ठीक है, कमिश्नर होता था जो फौजदारी विभाग का अध्यक्ष होता था। फौजदारी जैसे जमीन वालों नहीं होता है। और पौर जो होता था, पौर नगर का कोतवाल होता है। ठीक, अभी गांव में क्या होता है? तो गवर्नर है, कोतवाल है, दरोगा है, क्या है? ठीक, तो ये हो गया पौर। व्यवहारिक कौन होता था? व्यवहारिक जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसको व्यवहारिक कहते थे। जो जज, मतलब वो चीफ जस्टिस होता था उसको व्यवहारिक कहते थे। नायक कौन होता था? नगर का अध्यक्ष, नगर की जो रक्षा करता था उसको हम नायक कहते थे। कार्मांतिक, उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष कार्मांतिक कहलाता था। मंत्रिपरिषद जो अध्यक्ष होता था, मंत्रिपरिषद मतलब मंत्री, समस्त मंत्रीगण का एक अध्यक्ष होता था जिसको हम अध्यक्ष कहते थे, उस पद का नाम था मंत्रिपरिषद। दंडपाल जो होता था, नाम ही है इसका दंड पाल, मतलब
सेना का सामान एकत्र करने वाला। ठीक, सेना के सामान एकत्र करने वाले को दंडपाल कहा जाता था। फिर इसके बाद दुर्गपाल है। दुर्गपाल मतलब जो इस प्रकार से देखो, देखिए ये हो गया दुर्ग। दुर्ग माने किला होता है, ठीक है। इस किला की रक्षा करने वाले को दुर्गपाल कहते थे। ये है दुर्गपाल। आए बात समझ में नहीं? बीच में पूरा शहर होता था, इसके चारों ओर दुर्ग होता था। फिर इसके बाद अंतपाल है। अंतपाल मतलब अंत बोलो अंत में, मतलब सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। ये बाहर की ओर होते थे, तो यही खड़े रहते थे, ठीक, देखभाल करते थे। ये सब पद थे उस समय। और जो प्रशासनिक कार्य देखने वाले थे, देखिए प्रशासनिक समिति और उसके कार्य, कुल 6 समिति की बात की गई है। पहली समिति में क्या है, दूसरी समिति में क्या है, तीसरी समिति में क्या है, चौथी समिति में क्या है, पांचवी और छठी, कुल 6 समिति है। क्या होगा, 6 समिति की बात मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो पहली समिति जो होती थी, पहली समिति में उद्योग और शिल्प कार्य, ये समिति है। प्रथम समिति उद्योग व शिल्प कार्य, ये देखता था। मतलब उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण प्रथम समिति करती थी। द्वितीय समिति क्या करती थी, विदेशियों की देखरेख। विदेशियों की देखरेख, ये विदेशी क्यों आते जानते हो? विदेशी क्यों आते थे? विदेशी आते थे व्यापार करने के लिए। तो उनका देखभाल नहीं करेंगे, नहीं कोई मार डालेगा उसको, ठीक। तीसरा है जन्म मरण। तीसरी समिति क्या होती थी, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मर गए। मरने वाले को सूची से नाम हटाना, पैदा होने वाले को सूची में नाम जोड़ने का कार्य तीसरी समिति करती थी। चौथी समिति क्या करती थी, व्यापार और वाणिज्य का देखभाल करती थी। व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ये चौथा था। चौथा, तीसरे में जन्म मरण था। जन्म मरण, जो पैदा हुए तो मर गए, पैदा होने वाले को जोड़ दो, मरने वाले को तोड़ दो, ठीक। देखो ऐसे है, ये पूरा लिस्ट है। जो मर गया उसका नाम काट दो, जो पैदा उसका नाम जोड़ दो, ठीक। पांचवा निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। जो पांचवा होता था, जितनी वस्तुएं बनाई जाती थी उसका मतलब कितना निर्माण हुआ, ये सब साथ निरीक्षण करने का कार्य कौन करता था, पांचवी समिति करती थी। छठी समिति क्या करती थी, बिक्री कर वसूलना। बिक्री कर वसूलने का कार्य छठवां समिति करती थी। ये सब 6 समितियां होती थी, ठीक। इसी बात समझ में तुम लोगों को। अब देखो सप्तांग सिद्धांत क्या था, वो देखो। सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत मतलब 7 शरीर के जैसे 7 अंग महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे सप्तांग सिद्धांत। ये हो गया हेड, ठीक है। हेड वाले सी, आई मनाई, ठीक है। देखो ये हाथ है, ये कान है, बाल, ठीक है। देखो जो सिर है, देखो ये पूरा सिर, ये होता था राजा, ठीक है। और आंख जो होता था अमात्य। अभी रुक जाओ, पहले देख लो। अमात्य जो होता था आंख, मतलब सब कुछ देखने का कार्य कौन करता था, अमात्य करता था। क्या सही क्या गलत सारी चीजें अमात्य देखता था। फिर इसके बाद ये जंघा है। जंघा ये जनपद होता था, ठीक। जंघा मतलब मजबूत। मजबूत किससे मिलेगी, वो जनपद से मिलेगी। जनपद मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा राष्ट्र मजबूत होगा। बात सुने गई, जनपद। फिर इसके बाद
यहाँ पर मस्तिष्क की बात किया जाएगा। मस्तिष्क यहाँ पर इसके अंदर जो होता था मस्तिष्क, मस्तिष्क में क्या होगा? मस्तिष्क नहीं होगा, अभी बाह आएगा ना, ये है बाह। हाँ, यहाँ पर आ जाएगा दुर्ग। देखो इससे क्या करेंगे? दुर्ग मतलब बाह मजबूत रहेगा, रक्षा करेंगे। दुर्ग माने किला होता है, ठीक है, बाह। अरे आर माने बाजू होता है ना, यही है, ठीक। फिर इसके बाद मुख, ये मुंह है, मुंह खाएंगे किससे? तो यही मुंह है, कोष। मुंह से पेट में जाएगा। पेटवा अंदर है, उसको भी कुछ कहते, ठीक है। इसके बाद मस्तिष्क आ जाएगा। मस्तिष्क में दंड या बल सेना है। दंड सात है, सात सप्तांग सिद्धांत है ना, दंड या बल या सेना। देखो सारी चीजें मस्तिष्क से ही होती है। पूरे का मालिक राजा हो गया, उसके नीचे आओगे आंख मिलेगा, आंख अमात्य कार्य करता था। फिर उसके नीचे आओगे कान नहीं, के कान देख लो, कान जो होता था मित्र होता था, सुनने के दोस्त मित्र। गुरु से कपट मित्र से चोरी, के वो अंधा के वो कोड़ी। बात समझे? एक बारी गुरु से कपट और मित्र से चोरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर कान है, कान सब कुछ सुनता है, ये मित्र है, मित्र, ठीक। इस प्रकार से ये सप्तांग सिद्धांत है। अब देखिए यहाँ पर अशोक से संबंधित कुछ बातें हैं। सम्राट अशोक, ठीक है। प्रथम पृथक शिलालेख यह घोषणा करता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे। अशोक कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे के समान है। ये बात लिखा गया है प्रथम शिलालेख, जो पत्थर पर लिखा है उस पर उन्होंने लिखवाया है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे के समान। मतलब राजा क्या होता है? ईश्वर के समान होता है। अशोक का सार एक पुनः अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा गया। सार एक पुनः एक अभिलेख है जिसमें वो बात लिखी गई है। वहां पर अरमाइक और ग्रीक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। देखो उपधा परीक्षण क्या होता है वो समझो। किसी व्यक्ति को कोई पद देने से पहले उसका परीक्षण किया जाएगा ना। तो साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति जो होती थी, उसका जो मुख्यमंत्री पद देने से पहले उनका जो इंटरव्यू होता था वही क्या कहलाता था? उपधा परीक्षण कहलाता था। बात समझे कि नहीं? मंत्रिपरिषद क्या होता था? सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। देखो जैसे ये सम्राट हो गए बीच में, यहाँ पर सम्राट बैठे हैं, ठीक। इनके चारों ओर मंत्रिपरिषद बैठी थी और इनका मतलब ये जो बात कहते थे इस पर सहमति और असहमति जताते थे, इनको मदद करते थे। राज्य कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, इसके विषय में जो सलाह देने का कार्य करता था वो मंत्रिपरिषद कार्य करता था, जिसकी संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। महामात्र क्या होते थे? जो अर्थशास्त्र उसका शीर्ष अधिकारी जो होता था महामात्र कहलाता था। उसमें महामात्र, उस समय महामात्रों की कुल संख्या 18 हुआ करती थी, ठीक। अशोक के समय में मौर्य के साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था, दक्षिणापथ, उत्तरापथ, कलिंग, अवंती और प्राची। 5 मैंने बताया ना, ये 5 था, जिसको चक्र कहते थे। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। या तो कुमार कहलाएंगे या आर्यपुत्र कहलाएंगे या राष्ट्रिक कहलाएंगे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। देखो ये जैसे ये पूरा देश हो गया, इसको अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। इस प्रांत को भी अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया था, ऐसे इस प्रकार, ठीक है। इसको विषय कहते थे। इस विषय में जो व्यक्ति प्रमुख होता था उसको विषयपति कहते थे। विषयपति, ठीक। अब देखो यहाँ पर है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। देखो यहाँ एक बात यहाँ लिखो, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जबकि प्रशासकों की सबसे छोटी इकाई गोप होती थी। आया समझ नहीं? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम और ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। आज प्रधान कहलाता है ना, उस समय ग्रामिक कहलाता था। और प्रशासकों की सबसे छोटी इकाई गोप था।
10 ग्राम को मिला करके 1 गांव 2 गांव 3 गांव 4 5 6 7 8 9 1 10, ये 10 गांव मिला करके एक बोक बनता था। ठीक, ये मालिक होता था। अब देखिए मेगास्थनीज कहता है कि नगर का प्रशासन 3 सदस्यों का एक मंडल होता था जो उसका देखभाल करता था। वो उसमें 6 समितियां होती थी, उन 6 समितियों में 5 सदस्य होते थे। देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा ये कठिन है ये बात, इसको मिटा दे, ये वाला इसको बनाओगे क्या तुम? मठैया का नाम मिटाई दी, वीडियो अरे जगह जरूरी है इसका। ठीक, देखो मेगास्थनीज के अनुसार 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। ये मंडल है, इसमें 30 सदस्य होते थे। ठीक, 30 सदस्य में 6 समिति होती थी, 6 समिति होती थी। कितना हो गया? 6 हो गया ना? 6 समिति होती थी, ये समितियां हो गई। और इन समितियों में कुल 5-5 सदस्य होते थे। ये 5-5 सदस्य सब में हैं। ठीक है, ये 5-5 सदस्य हैं सर। कितने हो गए कुल? 30 हो गए ना, 30 सदस्य। ठीक, 6 समितियां 5 सदस्य, कुल 30 सदस्य हो गए। आई बात समझ में? अब देखो यार, ये भी 5 है, ये 30 सदस्य हैं। अब देखिए यहां पर हो गया, ये बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। अगर कोई व्यक्ति इसको बचाता था, अगर टैक्स नहीं देता था, उसको जानते क्या करते थे? हाँ, उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, सही छोटा कर देते थे। एग्रोनोमी जो मार्ग है, एग्रोनोमी मार्ग का निर्माण एक ही स्थान पर रहकर, देखो एग्रोनोमी मार्ग निर्माण का अधिकारी होता था। बात समझो, जो रास्ता बनवाते थे उसको एग्रोनोमी कहते थे। देखो यहाँ पर अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर होता था, ये सब बना लियो नहीं वाला, चलो ऊपर होता था हम लोगों को। देखो एक व्यक्ति है यहाँ पर, ये अगर घूम घूम करके गुप्तचर का काम करता है। गुप्तचर क्या करता है? जानकारी प्राप्त करता है, कौन व्यक्ति सही है, कौन गलत है, कौन टैक्स दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। इसको कहते थे संचार। जो घूम करके गुप्तचर का काम करता था उसको संचार कहते थे। ये घूम करके गुप्तचर का काम करेगा, घूम कर गुप्तचर। ठीक, और एक व्यक्ति ऐसा जो कि एक ही स्थान पर रह करके गुप्तचर का कार्य करेगा, इसको संस्था कहते थे। ये संस्था हो गया, यह एक ही स्थान पर रह करके गुप्तचर का कार्य करेगा। ठीक है, एक ही स्थान पर रहकर। ये संस्था हो गया। मेरी बात समझ पा रहे नहीं आप लोग? ये एक ही जगह रहेगा, लेकिन सारे जगह का खबर रखेगा अपने पास, पता करता रहता है कौन टैक्स दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन ज्यादा दे रहा है, कौन कम दे रहा है। ठीक है, ये सारा कौन विद्रोह करना चाहता है। ठीक, ये सब सारा कार्य एक व्यक्ति अगर एक ही स्थान पर कार्य करता है उसको संस्था कहते हैं, और घूम कर कार्य करने वाले को संचार कहते हैं। सीधी बात समझ आई? अब देखिए यहाँ पर अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। जो न्यायाधीश होता था जनपद में, रज्जुक या इसे राजू भी कहते थे। ठीक है, रज्जुक कहलाता था। सरकारी भूमि, जैसे ये जमीन है,
सरकारी है, किसी का नहीं है, इसको सीता भूमि कहते थे, सीता भूमि। ठीक। फिर इसके बाद अच्छी भूमि पर जो लोग खेती करते थे, जो खेत खलिहान था, बिना बारिश का उसमें अच्छा खासा ये अनाज पैदा होता था, तो उसको हम क्या कहते थे? अदेव मात्रक, अदेव मात्रक। ठीक। बारिश नहीं होगा तो भी अच्छा अनाज पैदा होगा, अदेव मात्रक। सीता भूमि अदेव मात्रक समझ में आया? दो बातें समझ में आई नहीं? सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे, और जहां ऐसा भूमि जहां पर बारिश अच्छा नहीं भी हो तो भी अच्छा फसल उगता था, उसको अदेव मात्रक कहते थे। ठीक। अब देखिए, अनाज की माप के लिए एक यंत्र होता था, उसको द्रोण कहते थे, द्रोण। इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए, उस समय खुले रूप में वेश्यावृत्ति जो करती थी महिलाएं, उसको कहा जाता था रूप जीवा। वेश्यावृत्ति वाली महिलाएं होती थी, ठीक, उसको रूप जीवा कहा जाता था। स्वतंत्र रूप से जो वेश्यावृत्ति करते थे। अब देखो, यहाँ पर मैं समझाने चला हूं, इसको हटा दें। उस समय भारतीय समाज जितने भाग बटा था उसका चर्चा करने जा रहे हैं। कितने भाग बटा था? कुल लगभग 7 भागों बटा था। कौन कौन है? देखो, सबसे पहले होता था दार्शनिक समाज। समाज 7 भागों बटा था। पहला था दार्शनिक, ठीक, पहला दार्शनिक। दूसरा किसान। तीसरा अहीर। ठीक। इसको हटा दें क्या? इसको नहीं बनाए हो? 30 का लिखा है और इसे यहाँ लिख रहे हैं। चौथा कारीगर होता था। पांचवा सैनिक। और छठा निरीक्षण होता था। ये 30 सदस्य यहाँ लिख देते हैं। निरीक्षण। और सबसे लास्ट में सभासद होता था। साथ में कौन है? सभासद। ये समाज हमारा उस समय 7 भागों में बटा हुआ था। ठीक। जैसे वैदिक काल में समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस समय बटा हुआ था ना, वैसे यहाँ पर समाज 7 भागों में बटा हुआ था। इतनी बात समझ गए? अब देखिए, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, इसके विषय मैंने चर्चा किया। अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए वो उतने मजबूत नहीं हुए। अब बात ध्यान से समझो जो मैं समझाने जा रहा हूं। अशोक के उत्तराधिकारी उतने मजबूत नहीं थे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम देखो, देखो परिणाम बहुत बुरा हुआ उसका। अशोक के उत्तराधिकारी में एक नाम आता है बृहद्रथ। दिख रहा है आप लोगों को? बृहद्रथ। बृहद्रथ अशोक उत्तराधिकारी। एक्चुअली दशरथ है, दशरथ के बाद ये आया बृहद्रथ। बृहद्रथ के दरबार में एक व्यक्ति काम करता था, जहां पर वो घोड़ा उड़ा रहते थे। उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ये ऐसा व्यक्ति था, जैसे एक घर है, इसमें घोड़ा उड़ा रखा जाता था, अस्तबल कहते हैं इसको। इसी में बृहद्रथ आया घोड़ा उड़ा देखने के लिए, ठीक है। और यह व्यक्ति इसके साथ आया क्योंकि इसका सेनापति था ये। और ये मौका मिला, इसको क्या किया, ठीक है, सही छोटा कर दिया। यही पुष्यमित्र शुंग जो है बृहद्रथ को मार डाला। यहीं से मौर्य काल खत्म हो गया। बात समझी नहीं? इनकी हत्या कर दिया, मौर्य वंश खत्म हो गया। पुष्यमित्र शुंग स्थापना किया शुंग वंश का।
शुंग वंश। अब यहीं से आएगा शुंग वंश। मौर्य वंश खत्म, अब शुंग वंश आएगा। शुंग वंश अगला चैप्टर है। ये चैप्टर खत्म हो गया। इतनी बात समझ आएगी तुम लोगों को? इतनी बात समझ गए? किसी को दिक्कत है? किसी को कोई प्रश्न आ रहा है, व्यक्ति इसको क्यों मार डाला? ये सब दिमाग में बात नहीं आ रही है? आ रही है। क्योंकि अशोक ने जो नीति अपनाया था वह शांति का मार्ग था। वो युद्ध लड़ने से मना करता था, शांति से चलो, उसी का पालन ये सब करते थे। उस समय तो शुंग को लगा कि अब यही मौका है जिस पर चौका मार दे। इनको मार करके खुद राजा बन गया। इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है। अशोक तो मर गए पहले ही ने। ये ऐसा देखो, ऐसा हम तुम लोगों को खिलजी वंश में पढ़ाए थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हत्या कर दिया किसका? बलबन का चाचा नहीं, बलबन का पोता था कैमुअर्स, उसकी हत्या कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसका भतीजा कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक। और जो मैं हर्यक वंश आपको पढ़ाया, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु ने कर दिया। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दिया। ये देखो यहाँ पर बिंबिसार है। बिंबिसार का लड़का है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता को मार डाला बंदी बना के। इसका लड़का है उदयन। तुम लोग सोचे बड़ा अच्छा किया मार डाला। उदयन इसको मार डाला। समझे? ये इतिहास हमेशा होता रहता है। अभी देखे नहीं, अशोक ने अपने भाइयों को मार काट पीट करके राजा बन गया। तो इतिहास में ऐसा बहुत हुआ है। तो टेंशन मत लीजिए कि कौन गलत था कौन सही था। ठीक है, यहाँ पर ये बात किताब में लिखा गया है। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और एक शूद्र था। ब्राह्मण ने शूद्र की हत्या कर दिया। ठीक, शूद्र वंश यहीं से समाप्त हो जाता है। नंद वंश में जो घनानंद था वो भी क्या था? शूद्र ही था। इसके पीठ पर आया अशोक, ये मौर्य वंश, ये भी शूद्र वंशी था। बाद में पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा मौर्योत्तर काल, उसमें आपको शुंग वंश मिलेगा। ठीक है, संगम साहित्य सब मिलेगा। किसी को दिक्कत है? चलिए ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।